तनवीर, खावर और चौहान बरामदे के कोनों में पोजीशन संभाले मुस्तैद खड़े थे। सायरन बदस्तूर बज रहा था, मगर ना तो फायरिंग का शोर सुनकर बाहर से कोई आया था और ना ही किसी कमरे से कोई आदमी बरामद हुआ था। उन्हें उस पर भी हैरत थी कि इमारत के बाहर खड़े सियाफाम नेज़ा बरदार गार्ड्स बार बार बरामदे की तरफ देख रहे थे, मगर उनमें से किसी ने अपनी जगह छोड़कर अंदर आने की कोशिश नहीं की थी। सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को सफदर और इमरान की फिक्र भी थी, जो कंट्रोल रूम में गए थे मगर वापस नहीं आए थे। चंद मिनट बाद सायरन बंद हो गया। फिर चौहान की वाच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने चौंकते हुए वाच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चौहान, इमरान कॉलिंग ओवर। वाच ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज उभरी तो तनवीर और खावर चौहान की तरफ मुतवज्जे हो गए। यस इमरान साहब, चौहान रिसीविंग यू ओवर। चौहान ने तेजी से कहा, खतरा टल गया है। तुम तीनों फॉक्स के कमरे से जोलिया और जोसेफ को कंट्रोल रूम में ले आओ। फॉक्स को भी उठा लाना, ओवर एंड ऑल, इमरान ने हदायत देते हुए कहा और राब्ता खत्म हो गया। तो चौहान ने भी वाच ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर तनवीर और खावर के साथ फॉक्स के कमरे की तरफ चल दिया। उन्हें अंदर मौजूद जोलिया ने स्क्रीन पर देखते ही दरवाजा खोल दिया और वो कमरे में दाखिल हो गए। इमरान और सफदर कहाँ है चौहान? फॉक्स की कुर्सी पर बैठी जोलिया ने चौंकते हुए पूछा। तो चौहान ने उसे इमरान की हदायत से आगाह किया। फिर जोसेफ को बेहोश पड़े फॉक्स को उठाने की हदायत की। 2 मिनट बाद वो सब कंट्रोल रूम के दरवाजे पर रुके ही थे कि दरवाजा खुल गया और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स कमरे में दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर चौंक पड़े। इमरान सामने वाली मेज के अकब में कुर्सी पर बैठा था, जबकि सफदर फर्श पर बैठे रांगचू के पीछे खड़ा था और उसने रांगचू पर रिवॉल्वर तान रखा था। फर्श पर 3 लाशें पड़ी थीं और एक आदमी हाथ बुलंद किए खड़ा था। इमरान के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का रुख उसी आदमी की तरफ था। मेज के आगे कुर्सी पर कोई औरत बैठी थी जिसका रुख इमरान की तरफ था। तनवीर, खावर और चौहान हैरत से रांगचू की तरफ देखने लगे। जोसेफ ने फोकस का बेहोश जिस्म फर्श पर डाल दिया। इमरान साहब, क्या यही रांगचू है? चौहान ने रांगचू की तरफ इशारा करते हुए इमरान से पूछा। हाँ, पूरे हेडक्वार्टर का कंट्रोल इसी के हाथ में था, लेकिन अब इसका हाथ बेकार है क्योंकि मैंने उसके कंधे की हड्डी तोड़ डाली है। इमरान ने सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो मेंबर्स आगे बढ़ आए, मगर कुर्सी पर बैठी औरत का चेहरा देखकर चौंक पड़े। वो एक नौजवान और खूबसूरत एक्रेमियन लड़की थी और उसकी उम्र 20-21 वर्ष से ज्यादा न थी, मगर उस वक्त उसका चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। ये कौन है इमरान? जोलिया ने लड़की को देखकर इमरान से पूछा। ये वही है जिसके इश्क में मुझे पहाड़ों और जंगलों की खाक छाननी पड़ी है। बड़ी मुश्किल से उसे रजामंद किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बात पर रजामंद किया है इमरान साहब? खावर ने चौंकते हुए पूछा। शादी पर। क्या तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? इमरान ने मखसूस लहजे में मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा। बक्को मत, सीधी तरह बताओ, जोलिया ने इमरान को डांटते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। सीधी तरह बता दिया तो तुम अभी दहशत से चीखने लगोगी, क्यों पशपा देवी? इमरान ने आखिरी जुमला उस लड़की से कहा तो सफदर के सिवा तमाम मेंबर्स हैरत की शिद्दत से उछल पड़े और बड़े गौर से लड़की का जायजा लेने लगे। सफदर उनकी हैरत पर मुस्कुरा रहा था। ओह, तो ये है वो मुकद्दस रूह। लेकिन बॉस, ये तो जिंदा है, जोसेफ ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। जिंदा है तो हमसे बातें करती रही है, गामड़ आदमी। अगर मुर्दा रूह होती तो अभी तुम्हारा नरखरा चबा डालती, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो जोसेफ गुस्से से उस लड़की को घूरने लगा जिसका नाम रीटा था और जिसे इमरान खुद दूसरे कमरे से पकड़कर यहाँ लाया था। रीटा के कमरे में काफी बड़ा मवासलाती सिस्टम नस्ब था और हेडक्वार्टर के अंदर बाहर के अलावा जंगलात में भी ऐसे आलात मुख्तलिफ दरख्तों पर पोशीदा थे जिन्हें रीटा के कमरे में ऑन ऑफ किया जाता था। इन आलात में खुदकार साउंड सिस्टम मौजूद था और रीटा की आवाज़ इन आलात से नशर होती थी। साउंड सिस्टम के साथ ही गैस फैलाने वाला आला भी नस्ब किया गया था। रीटा अपने कमरे में बैठी एक बटन प्रेस करती तो मतलूबा मकाम पर साउंड बक्स पर पहले जनाटेदार आवाज़ पैदा होती, उसके बाद साउंड बक्स के ट्रांसमीटर पर वो रीटा की आवाज़ सुनाई देती और सुनने वाले उसे पशपा देवी की आवाज़ समझकर दहशत ज़दा हो जाते थे। रीटा फॉक्स या रांगचू की हदायत के मुताबिक मतलूबा अफराद से बात करती और उन्हें डराती थी। रांगचू की तजवीज़ पर ही फॉक्स अक्रेमिया से रीटा को अगवा कर लाया था।
रांगचू तंजीम का मेंबर बनने से पहले एकेडमिया के एक खौफनाक थिएटर में साउंड इफेक्ट्स दिया करता था। तंजीम में शामिल होने के बाद जब फॉक्स ने तारीख जंगलात में हेडक्वार्टर कैंप करने का प्रोग्राम बनाया तो उसने रांगचू को ड्यूटी सौंपी कि वो अफ्रीकी कबाइल को काबू करने के लिए खौफनाक आवाजें पैदा करे। तो रांगचू ने मकड़ालू कबीले को बताया कि वो कबीले की देवी का पैगाम लाया है। फिर रीटा की रिकॉर्ड की हुई आवाज कबीले की बस्ती में फैलाई गई तो आदमखोर वहशी दहशत ज़दा हो गए और देवी के अताब से बचने के लिए तंजीम के गुलाम बन गए। रांगचू के बयान के मुताबिक फॉक्स ने यहाँ हेडक्वार्टर बनाने के बाद मगरबी मुल्कों से कई साइंसदानों को अगवा कराया और बाद मुल्कों से साइंसी इजादात के फार्मूले चोरी कराए जिन पर यहाँ लेबॉर्ट्री में काम किया जाता था और रॉकेट से मिसाइल तक वर्कशॉप में तैयार किए जाते थे। अगवा किए जाने वाले साइंसदानों और हुनरमंदों को यहाँ पशपा देवी से खौफजदा कराने के बाद उन्हें तंजीम का मेंबर्स बनाया गया था। उसी तरह तंजीम के दूसरे मेंबर्स को भी मुकद्दस रूह के चक्कर में फंसाया गया ताकि कोई मेंबर यहाँ से फरार होने या फॉक्स की हुक्म अदूली करने की जुर्रत न कर सके। मकड़ालू कबीले के अलावा इर्द गिर्द के दूसरे कबाइल को भी हेडक्वार्टर से दूर रखने और उन्हें दहशत ज़दा करने के लिए रीटा की आवाज़ के अलावा तारीकी में एक खुफिया प्रोजेक्टर के जरिए आसमान पर मौजूद सफ़ेद बादलों पर रीटा की तस्वीर का अक्स भी दिखाया जाता था। इस स्लाइड में रीटा ने चमकदार लिबास पहना हुआ था। तस्वीर के साथ रीटा की आवाज़ भी किसी खुफिया स्पीकर पर सुनकर देखने वाले जंगली फौरन सजदे में गिरकर दुआएं मांगने लगते थे। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ रात के अंधेरे में ऐसे मौका पर दिखाई जाती थी जब मकड़ालू कबीला नाग देवता की पूजा के लिए जमा होता था या फिर किसी कबीले के सिपाही हेडक्वार्टर तक पहुंचने की कोशिश करते थे। तंजीम में वाहिद लड़की रीटा पशपा देवी का किरदार अदा करने के अलावा रांगचू और फॉक्स के दिल बहलाने के लिए मखसूस थी। रीटा ने इमरान को बताया था कि वो अपनी मर्जी से तंजीम में शामिल नहीं हुई थी बल्कि उसे यूनिवर्सिटी जाते हुए अगवा करके यहाँ लाया गया और डरा धमकाकर देवी बनने पर मजबूर किया गया था। इसलिए इमरान ने उसे नरम रवैया इख्तियार करने का फैसला किया था। रांगचू के बयान के मुताबिक दूसरे मुल्कों से चोरी किए जाने वाले अहम फार्मूले लेबॉर्ट्री इंचार्ज माइकल के हवाले कर दिए जाते थे जो खुद भी एक साइंसदान था और ज्यादा दौलत कमाने के लिए तंजीम में शामिल हुआ था। पाकिस्तान से चोरी किया जाने वाला फार्मूला भी माइकल के पास था। फॉक्स का प्रोग्राम यह था कि खतरनाक किस्म के हथियार तैयार करके तीसरी दुनिया के पसमानदा ममालिक और ऐसे तरक्की पजीर ममालिक को जिन पर बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से जोहरी हथियार बनाने पर पाबंदी आयद की गई है उन्हें भारी कीमत पर फरोख्त किए जाएंगे या उन्हीं हथियारों के फार्मूले फरोख्त करके दौलत कमाई जाएगी। तंजीम के नुमाइंदे तमाम ऐसे मुल्कों में मौजूद थे जिनमें नामवर साइंसदान और रिसर्च सेंटर वाक़ थे। इन मुल्कों में जब भी किसी नई ईजाद के बारे में तंजीम को इत्तला मिलती उस ईजाद की अहमियत और कारकर्दगी के लिहाज से उसे हासिल करने का फैसला किया जाता था और फिर तंजीम के मेंबर्स इस मुल्क से मतलूबा ईजाद का फार्मूला ले आते थे। इमरान ने 2-3 मिनट में ये सब बातें अपने साथियों को बताईं तो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को बेहद हैरत हुई। अब आप क्या करेंगे, इतनी बड़ी तंजीम को कैसे ख़त्म करेंगे जबकि पूरी दुनिया में तंजीम के मेंबर्स मौजूद हैं। सफ्दर ने इमरान से कहा तो इमरान मैनीखेज अंदाज में मुस्कराने लगा। बरखुरदार मेरी दादी अम्मा ने बंगले के लान में आम का पौधा लगाया था। थोड़े अरसा में पौधा 3-4 फुट बुलंद हो गया तो एक दिन मैंने स्कूल से आने के बाद लकड़हारा बनने की शौक में चौकीदार की कुल्हाड़ी उठाई और इस पौधे को जड़ के पास से काट डाला। उसके कटने से शाम तक पौधे की तमाम शाखें और पत्ते खुश्क हो गए तो मैंने पौधे को दोबारा लगाने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो सफदर उसका मतलब समझकर मुस्कुराने लगा। तुम कहानियां सुनाने में वक्त ज़ाया कर रहे हो, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मिस जोलिया, इमरान साहब का मतलब है कि इस तंजीम का हेडक्वार्टर ख़त्म कर दिया जाए तो तंजीम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सफदर ने जोलिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मगर आसपास के इलाके में भी तो मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर तंजीम के मेंबर्स मौजूद हैं, तनवीर ने तेजी से कहा। जब यहाँ कुछ बाकी नहीं बचेगा तो वो लोग क्या कर सकेंगे प्यारे,
तबाहशुदा हेडक्वार्टर को कौन दोबारा तामीर करेगा? वो सब अपने अपने मुल्कों का रुख करेंगे, इमरान ने जवाब में कहा। फिर उसने रांगचू की तरफ देखा। रांगचू, माइकल का नंबर बताओ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। तो रांगचू ने माइकल का इंटरकॉम नंबर बता दिया। इमरान ने सफदर को मखसूस इशारा किया और सफदर ने आगे बढ़कर रांगचू के सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता रसीद कर दिया। रांगचू कराते हुए बेहोश हो गया और इमरान मेज के पीछे कुर्सी पर आ बैठा। उसने इंटरकॉम ऑन किया और माइकल का नंबर प्रेस कर दिया। हेलो माइकल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद इंटरकॉम के लाउडर से एक भारी आवाज बुलंद हुई। माइकल, काम की क्या पोजीशन है? इमरान ने फोकस की आवाज और लहजे में पूछा। काम जारी है चीफ, हुक्म फरमाए, दूसरी तरफ से माइकल ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। गुड, मैं इस वक्त कंट्रोल रूम में रांगचू के पास मौजूद हूँ। तुम वो फार्मूले लेकर यहाँ आ जाओ जिन पर आइंदा काम किया जाना है। मैं चाहता हूँ कि रांगचू और तुम्हारी मुशावरत से ऐसे फार्मूलों का इंतखाब किया जाए जो ज़्यादा अहम और मुनाफे बख्श हैं और उन पर खुद काम करने की बजाय उन्हें दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करके फौरी कैश हासिल किया जाए, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। राइट सर, मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ। मुझे पता चला था कि बाहर कोई हंगामा हुआ है और सायरन भी बजाया गया था। उसके अलावा इहाते के गेट पर भी गार्ड्स की लाशें पड़ी हैं, माइकल की आवाज़ आई। हाँ, पाकिस्तानी एजेंटों ने हंगामा कर दिया था और कई गार्ड्स को हलाक कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी एजेंटों को दोबारा काबू कर लिया गया है। अब मुकद्दस रूह के हुक्म के मुताबिक उन्हें मकड़ालू कबीले के हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो पाकिस्तानी एजेंटों को अपने नाग देवता की भेंट चढ़ाकर उन्हें अपनी खुराक बना सकें। तुम फौरन यहाँ आ जाओ, इमरान ने आखिर में कहा और इंटरकॉम ऑफ करके सफदर की तरफ देखने लगा। सफदर, रांगचू और फोकस को रीटा वाले कमरे में पहुंचा दो। रीटा को भूल जाओ, मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि ये मजलूम है, मगर फिलहाल उसे बेहोश कर देना, इमरान ने तेजी से हदायत देते हुए कहा। फिर चौहान और खाबर को इशारा किया तो दोनों फोक्स और रांगचू के बेहोश जिस्म को कंधों पर उठाने लगे, जबकि सफदर ने रीटा को अपने साथ चलने का इशारा किया और वो कुर्सी से उठ गई। उनके जाने के बाद इमरान ने जोसेफ और तनवीर को दरवाजे के पास ही ठहरने की हदायत की। चंद लम्हों बाद सफदर, खावर और चौहान वापस आ गए तो इमरान ने बटन प्रेस करके दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया। माइकल के आने तक तुम लोग टाइम बम तैयार कर लो, उन पर 15 मिनट का वक्त सेट करना, इमरान ने मेंबर से कहा तो उन्होंने लिबास के अंदर रानों से बंधी प्लास्टिक की थैलियां निकाली। हर मेंबर की थैली में कोट के बटन से जरा बड़े साइज के 6 ताकतवर टाइम बम थे। 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने टाइम बम्बों पर वक्त एडजस्ट करके तमाम बम जेबों में रख लिए। इमरान दीवार पर नस्ब उस स्क्रीन की तरफ देख रहा था जिस पर बरामदे का मंजर दिखाई दे रहा था। चंद लम्हों बाद बरामदे में एक उधेड़ उम्र और भारी खदोखाल वाला शख्स दाखिल होता दिखाई दिया। उसके पीछे एक स्याफाम गार्ड था जिसने फाइलों का बंडल उठा रखा था। यकीनन उधेड़ उम्र शख्स माइकल ही था। वो राहदारी में दाखिल हुआ तो इमरान ने अपने साथियों को अलर्ट होने की हदायत की। फिर जो ही कमरे में नस्ब बेल की आवाज़ गूंजी, इमरान ने मेज़ पर नस्ब बटन प्रेस कर दिया। दरवाज़ा खुला और माइकल कमरे में दाखिल होते हुए इमरान को रांगचू की कुर्सी पर बैठे देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा, मगर उसके बोलने से पहले दरवाजे की आड़ में खड़े तनवीर ने बढ़कर उसकी कनपट्टी से मशीन पिस्टल लगा दिया, जबकि जोसेफ ने मशीन गन स्याफाम गार्ड के सीने से लगा दी। इमरान ने बटन प्रेस किया और दरवाज़ा बंद हो गया। माइकल यकदम घबरा गया और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। तुम कौन हो? रांगचू कहाँ है? माइकल ने इमरान की तरफ देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा। वो रांग था, इसलिए मुकद्दस रूह ने उसकी चोंच में नुमदा बांधकर चूना मंडी भेज दिया। अब मैं तुम्हारा देवता हूँ, लिहाजा हाथ बुलंद कर लो। सफदर, तुम फाइलें ले लो गार्ड से, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा और सफदर को हदायत की तो सफदर ने बढ़कर स्याफाम गार्ड के हाथों से फाइलों का पलंदा लिया और इमरान के सामने मेज पर रख दिया। माइकल ने हाथ बुलंद कर लिए थे। इमरान ने जल्दी से फाइलों पर बंधा रिबन खोलकर फाइलें देखना शुरू की तो दूसरी फाइल पर ही उसने हाथ रोक लिया।
इस फाइल पर प्रोफेसर नादिर वास्ती का एटमी फार्मूला था। इमरान ने दोबारा फाइलें बांधी और माइकल की तरफ देखने लगा। सुनो मिस्टर माइकल, रांगचू और तुम्हारा चीफ फोकस मारे गए हैं। सिक्योरिटी चीफ भी जिंदा नहीं है। हम अपना मिशन पूरा करके वापस बाकेशिया जा रहे हैं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़ जाएंगे ताकि तुम तंजीम की कमान संभाल सको। फिलहाल तुम मेरे आदमियों के साथ वापस लेबॉर्ट्री में जाओगे, मगर उनके नरगे में रहोगे। अगर वहां तुमने किसी को सूरत हाल से आगाह करने या खतरे का इशारा करने की कोशिश की तो इन लोगों की जेबों में मौजूद रिवाल्वर फौरन तुम्हारा खात्मा कर देंगे। क्या समझे? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो माइकल का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। सच समझ गया, क्या तुम इमरान हो? माइकल ने लरजती हुई आवाज में कहा। हाँ, मगर फिलहाल मुझे शैतान समझो और मेरे आदमियों को लेबॉर्ट्री वर्कशॉप का दीदार कराने के बाद वापस आ जाओ ताकि पुष्पा देवी तुम्हें बाकायदा हेडक्वार्टर का सरबराह बनाने का ऐलान करे। जाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा और दरवाजा खोलने वाला बटन प्रेस कर दिया। तनवीर, चौहान, सफदर, तुम तीनों माइकल के साथ जाओ और 5 मिनट के अंदर पूरी इमारत में घूमकर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ आ जाओ। खावर, तुम फोकस के ऑफिस और कंट्रोल रूम में बम लगाओ और दोनों राहदारियों में भी हरी आप। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए मेंबर्स को हदायत दी तो वो इमरान का मतलब समझ गए और खावर फौरन कमरे से निकल गया। जोसेफ, तुम रीटा को लेकर दूसरे कमरे से निकलकर हमारे पीछे जाओ। इमरान ने जोसेफ को मखसूस इशारा करते हुए कहा तो उसने सियाफाम गार्ड के सीने से मशीन गन हटाई और फौरन ही गन का दस्ता गार्ड की कनपट्टी पर रसीद कर दिया। गार्ड कराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया तो इमरान ने अपने साथियों को बाहर चलने का इशारा किया। फिर माइकल को हाथ नीचे करने का हुक्म दिया तो माइकल ने हाथ गिराए और तनवीर, चौहान और सफदर के घेरे में कमरे से बाहर निकल गया। तब इमरान और जोलिया भी उनके पीछे चल दिए। बरामदे में पहुंचकर इमरान ने अपने साथियों को असला छुपा लेने की हदायत की तो उन्होंने अपने रिवाल्वर और मशीन पिस्टल जेबों में रख लिए। इतने में खावर भी वापस आ गया, जबकि जोसेफ बेहोश रीटा को कंधे पर उठाए उनके पीछे चला आ रहा था। इमारत से बाहर सिर्फ सियाफाम गार्ड्स हाथों में नेज़े लिए मुस्तैद खड़े थे। चौहान और सफदर माइकल के साथ हेलीकॉप्टर की दूसरी जानिब वाक़या इमारत के बरामदे की तरफ बढ़ने लगे, जबकि जोलिया, जोसेफ और खावर इमरान के साथ हेलीकॉप्टर के पास रुक गए। फिर जो ही इमरान के तीनों साथी माइकल को घेरे में लिए दूसरी इमारत के बरामदे में दाखिल हुए तो इमरान ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला और पायलट सीट पर बैठकर उसने हेलीकॉप्टर का दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। जोलिया कॉप्टर में दाखिल होकर इमरान के अकब में नशिस्त पर बैठ गई। जोसेफ ने इमरान की हदायत पर रीटा को सबसे आखिरी नशिस्त पर लिटा दिया। खावर भी अंदर आ गया और वो तीनों बाकी मेंबर्स का इंतजार करने लगे। जोलिया ने घड़ी पर वक्त देखा और मुस्तरब हो गई क्योंकि टाइम बम ब्लास्ट होने में सिर्फ 6 मिनट रह गए थे। उनकी निगाहें लेबॉर्ट्री वाली इमारत के बरामदे पर मरकूज थीं। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। 3 मिनट और गुजर गए तो इमरान भी फिक्रमंद हो गया। इमरान, वो लोग अभी नहीं आए, 3 मिनट रह गए हैं, जोलिया ने तशवीश भरे लहजे में कहा तो इमरान के जवाब देने से पहले ही सफदर, चौहान और तनवीर माइकल के साथ बरामदे से निकलते दिखाई दिए और इमरान फौरन ही हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट करने लगा। चंद लम्हों बाद इमरान के साथी करीब आ पहुंचे। इमरान ने उन्हें हाथ से हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया। माइकल, तुम कंट्रोल रूम में जाओ, पुष्पा देवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इमरान ने माइकल से तहकमाना लहजे में कहा तो वो पलटकर दूसरी इमारत की तरफ चल दिया। तनवीर, चौहान और सफदर के अंदर आते ही इमरान ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा बंद किया, फिर हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद करने लगा। तमाम जंगली नेज़ाबरदार गार्ड्स हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे थे। फिर जो ही इमरान का हेलीकॉप्टर का रुख बदलकर खारदार तारों की बाड़ की दूसरी जानिब पहुंचा, दोनों इमारतों में खौफनाक धमाके होने लगे। जोलिया ने नीचे झांका तो इमारतों के आगे खड़े सियाफाम गार्ड्स चीखते हुए अहाते के गेट की तरफ भागते जा रहे थे और दोनों इमारतें शोलों में गिर चुकी थीं और मलबे का ढेर बनती जा रही थीं। चंद लम्हों में हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर से काफ़ी फासले पर निकल आया, लेकिन फिजा में अब भी धमाके गूंज रहे थे। खसकम जहां पाक, इमरान ने गहरा सांस लेते हुए कहा तो तमाम मेंबर्स मुस्कराने लगे। इमरान साहब, अब हम कहां जा रहे हैं? खावर ने इमरान से पूछा।
वहीं जहां हमें देखकर लोग कहेंगे कि लौट के बुद्धू घर को आए, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, तो सफदर, खावर और चौहान हंसने लगे, जबकि तनवीर इमरान को घूरने लगा जो इमरान के साथ वाली सीट पर बैठा था। तुम ही बुद्धू हो, हम नहीं हैं, अकब में बैठी जोलिया ने गौसीले लहजे में कहा। मैं बुद्धू होता तो पुष्पा देवी से शादी करके तुम सबको मकड़ालू कबीले के आदमखोरों के हवाले कर देता, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। इमरान साहब, हमें तो खतरा था कि आदमखोरों से जंग करना पड़ेगी और बड़े बड़े मार्के सर करना पड़ेंगे, लेकिन आपने इतनी आसानी से हेडक्वार्टर तबाह कर डाला कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र करो कि मुझे रांगचू और फोकस की अयारी का अंदाजा हो गया था, वरना तुम अब भी किसी तारीख गार में पड़े दहशत से चीख रहे होते, इमरान ने हंसकर जवाबन कहा। कौन सी अयारी? खावर ने चौंकते हुए पूछा। मुकद्दस रू वाली जंगल में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जब पुष्पा देवी ने मुझसे बातें की और उसके फौरन बाद खावर और मैं बेहोश हो गए, तो होश में आने के बाद जोसेफ और मैं दरख्तों के साथ बंधे हुए थे और मकड़ालू कबीले के सिपाही हमारी निगरानी कर रहे थे। मैंने उन्हें फरेब देकर हलाक कर दिया, मगर मुकद्दस रू को पता न चला। उसके बाद हेडक्वार्टर के लॉकअप में रू ने मुझसे बात की तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि सब चक्करबाजी है और फोकस रू का ड्रामा रचाकर हमें तंजीम के लिए काम करने पर मजबूर करना चाहता है। चुनांचे हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए मैंने मुकद्दस रू की बात मान ली और तब मुझे फोकस के कमरे में ले जाया गया, तो मुझे मजीद यकीन हो गया कि तंजीम की ही कोई औरत पुष्पा देवी का रोल कर रही है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। बॉस, नगाना की बस्ती में मेरा इंतजार किया जा रहा होगा, आप कुछ देर के लिए मेरे कबीले की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने के लिए वहां चलें, दफ्तन अकब में बैठे जोसेफ ने इमरान को मुखातिब करते हुए कहा। बेफिक्र रहो, इन लोगों को पाकेशिया पहुंचाने के बाद मैं तुम्हारी बारात के साथ दोबारा आऊँगा और नगाना की रूह से तुम्हारी शादी करूँगा, इमरान ने जवाब में कहा तो जोसेफ सहम कर रह गया, जबकि मेंबर जोसेफ को खौफजदा देखकर मुस्कुराने लगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर आने वाली नई वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया।